सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण अपठित बोध। अपठित का अर्थ है जो पढ़ा न गया। अपठित का अर्थ है जो पढ़ा न गया हो। अपठित शब्द की उत्पत्ति पठित शब्द में अ उपसर्ग जोड़ने से हुई है। अ उपसर्ग नकारात्मक का बोध कराता है, अतः अपठित का अर्थ हुआ जो पढ़ा न गया। तो अपठित शब्द का अर्थ है जो पढ़ा न गया हो। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अपठित गद्यांश ऐसे गद्यांश होते हैं जिनको पहले कभी पढ़ा न गया हो। अब बात आती है यह कि अपठित गद्यांश या काव्यांश से क्या फायदा है, उसका क्या उद्देश्य है, जीवन में उसका क्या महत्व है। तो अपठित गद्यांश और काव्यांश का उद्देश्य जीवन में छात्र छात्राओं के अंदर बौद्धिक क्षमता, भाषिक क्षमता और व्याकरणिक क्षमता का बोध कराना होता है। इससे ये आकलन किया जाता है कि एक छात्र में बौद्धिक क्षमता का विकास कितना हुआ है, भाषिक क्षमता का विकास कितना हुआ है और व्याकरणिक क्षमता का विकास कितना हुआ है। अपठित गद्यांश या काव्यांश का उद्देश्य यही है। अपठित शब्द पठित शब्द में अ उपसर्ग जोड़ने से बना। अब अपठित गद्यांश भी हो सकता है और पद्यांश या काव्यांश। पद्यांश या काव्यांश दोनों एक ही चीज है, चाहे पद्यांश कह लीजिए या काव्यांश कह लीजिए। तो अपठित गद्यांश, काव्यांश और पद्यांश, इसको पढ़ने से बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, भाषिक और व्याकरणिक क्षमता का बोध होता है। इसके निरंतर अभ्यास से छात्र के मानसिक स्तर का विकास होता है और उनमें लेखन कौशल क्षमता की वृद्धि होती है। अब अपठित गद्यांश को हल करने की कुछ विधियां हैं। किस तरह से हम अपठित गद्यांश को हल करेंगे? तो आप जानते हैं कि अपठित गद्यांश वह गद्यांश होता है जो कभी पढ़ा गया नहीं रहता है और वो पेपर में आता है और उसके नीचे गद्यांश या काव्यांश के नीचे कुछ प्रश्न लिखे होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कुछ प्रश्न 2 नंबर के होते हैं और कुछ प्रश्न 1 नंबर के होते हैं। तो जो 2 नंबर के प्रश्न होते हैं उनका उत्तर हम 2 से 3 लाइन के बीच में लिखेंगे, लगभग 30 से 40 शब्दों के बीच में। और कुछ प्रश्न जो 1 नंबर के होते हैं उनका उत्तर हम 1 से 1.5 लाइन या 2 लाइन के बीच में लिखते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो शीर्षक कभी कभी पूछ लेता है, तो शीर्षक को हम 3 या 4 शब्दों के बीच में लिखते हैं। 3 या 4 शब्द से अधिक का शीर्षक नहीं करते हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि शीर्षक जो है बिल्कुल संक्षिप्त हो। अब हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि अपठित काव्यांश और गद्यांश को हल करने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उसकी क्या विधियां हैं, उसको देखते हैं।
तो ध्यान दीजिए, अपठित गद्यांश या काव्यांश को हल करने की विधियां। अपठित गद्यांश या काव्यांश को हल करने की विधि। सो नंबर 1 क्या है? गद्यांश या काव्यांश को कम से कम 2 या 3 बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। गद्यांश या काव्यांश को कम से कम 2 या 3 बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। दूसरा विधि, गद्यांश के मूल भाव को मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए। गद्यांश के मूल भाव को मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। जैसे कि गद्यांश जो है किस पर लिखा गया है, देशभक्ति पर है, पर्यावरण पर है, वीरता पर है, त्याग पर है, या किसी पर्व पर है। तो लिखेंगे गद्यांश के मूल भाव को मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए। बैठा लेना चाहिए। इस तरह से अगला पॉइंट ये है कि गद्यांश में कठिन शब्दों का त्याग कर देना चाहिए। केवल गद्यांश या काव्यांश के मूल भाव को समझना चाहिए। कठिन जो शब्द है उसको इग्नोर कर दीजिए, उसका त्याग कर दीजिए। फिर इसके आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने में यह ध्यान देना चाहिए कि अपनी भाषा में उसका उत्तर दें, और भाषा बिल्कुल सरल एवं सहज होनी चाहिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश एवं काव्यांश की सहायता से अपने सरल शब्दों में लिखना चाहिए। फिर कुछ प्रश्न 2 अंक के होते हैं, कुछ प्रश्न 1 अंक के होते हैं। तो जो 2 नंबर के प्रश्न होते हैं उनका उत्तर लगभग 25 से 40 शब्दों के बीच करना चाहिए, और 1 अंक का उत्तर है तो उसका उत्तर लगभग 1 या 1.5 लाइन में करिए, 10 से 20 शब्दों में लिख दीजिए। और शीर्षक है तो उसका 3 से 4 शब्दों में उत्तर दे दीजिए। ये प्रश्नों के उत्तर देने की विधियां हैं। इन विधियों को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अब हम एक कविता काव्यांश, अपठित काव्यांश लिख रहे हैं और उसको समझ करके, उसके मूल भाव को समझ करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है।
ध्यान दीजिए, इसे अपठित काव्यांश, अपठित काव्यांश, अपठित काव्यांश दिया हुआ है। अब इसमें कविता एक लिख रहे हैं जन्म लेते जगह में एक ही, कविता है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद सी, रात में उन पर चमकता चांद सी, चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी, और एक ही सी चांदनी है डालता, एक ही सी चांदनी है डालता। ये एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। इसका अर्थ है कि फूल और कांटा, आपने गुलाब देखा होगा, कभी जो है गुलाब के पौधों से अच्छे और बुरे लोगों के अंदर जो भिन्नता है, अच्छे और बुरे लोगों के बीच जो व्यवहार है, अच्छे लोग कैसा व्यवहार करते हैं, बुरे लोग कैसा व्यवहार करते हैं, उसको समझाने की कोशिश किया है। अच्छे और बुरे लोगों में अंतर समझाने की कोशिश किया है कविता के माध्यम से। इसमें लिखा है कि है जन्म लेते जगह में एक ही जगह में जन्म लेते हैं दोनों, फूल और कांटे। आपने गुलाब का फूल देखा होगा, फूल बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसमें कांटे होते हैं, उसकी डाली में, उसकी टहनी में कांटे होते हैं, और उसी टहनी में वो गुलाब का फूल भी होता है। तो फूल और कांटों का जन्म एक ही जगह से हो रहा है। तो है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, और एक ही जो प्लांट है, एक पौधा है, दोनों का पालन पोषण कर रहा है, फूल का भी और कांटा का भी। रात में उन पर चमकता चांद भी, और जो रात्रि के समय चांद चमकता है उनके ऊपर, एक ही सी चांदनी है डालता, वो फूल के ऊपर भी और कांटे के ऊपर भी, दोनों के ऊपर एक ही प्रकार की चांदनी अर्थात शीतलता डालता है, उसमें कोई अंतर नहीं करता है। फिर आगे है, आगे लाइन है, आगे की लाइन पर ध्यान दीजिएगा। यहां से दिख रहा है। तो अगला है, मेघ उन पर है बरसता एक सा, मेघ उन पर
है बरसता एक साथ। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। मेघ उन पर है बरसता एक साथ, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, एक सदा ही यह दिखता है हमें, पर सदा ही यह दिखता है हमें, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, यह दिखाता है हमें। ढंग उनके एक से होते नहीं, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं, ढंग उनके एक से होते नहीं। फिर आगे इसमें इसका अर्थ समझ लीजिए। मेघ उन पर है बरसता एक साथ। मेघ में बादल, बादल उन फूल और कांटों पर एक समान बारिश करता है, कोई भेद नहीं करता है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, और हवा भी उनके ऊपर एक बराबर चलती है। चाहे जिस प्रकार की हवा बहे वो फूल पर भी और कांटे पर भी एक समान बहती है, वो हवा एक समान मिलती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, लेकिन हमेशा हमको ये देखने को मिलता है ढंग उनके एक से होते नहीं, कि फूल और कांटे का जो ढंग है, जो रीति है, जो व्यवहार है, वो एक समान नहीं होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यही है इस कविता में कि बादल भी एक समान बरसात करता है उनके ऊपर, फूल और कांटे के ऊपर, और एक समान हवा भी उनके ऊपर चलती है। और देखने को क्या मिलता है कि उनके ढंग जो है एक समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ढंग, उनका व्यवहार अलग अलग होते हैं। फिर उनके व्यवहार किस तरह के होते हैं देखिए। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भंवर का भेद देता है श्याम तन। ये इन दोनों का अंतर है। अभी मैं आपको बता रहा हूं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, छेद कर, देता हूं, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों की पर कतर, प्यार डूबी तितलियों की पर कतर,
भंवर का है वेद देता श्याम कम। भंवर का है वेद देता श्याम। ये कविता, पहले हमने कविता का लिखा था, समय है 10 मिनट। पहले हमने कविता का पहली पंक्ति लिखा था, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी है चांदनी है डालता। दूसरी कविता है, मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इसका तो मैंने अर्थ तुम लोगों को बता दिया था। आगे है कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, फूल और कांटा के बीच में क्या अंतर है। छेद कर कांटा किसी की अंगुलियां, कांटा जो है किसी की अंगुलियों को छेद देता है, फाड़ देता है किसी का वरवसन, और किसी के अच्छे वस्त्रों को भी वो फाड़ देता है। अगर कांटे में किसी का कितना हो कीमती वस्त्र हो, उलझ जाए तो उसको क्या करेगा, खींचने पर फाड़ देगा। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, और कोई भी तितली प्यार से अगर उस फूल के पास जाती है उस पराग को प्राप्त करने के लिए, तो उसके भी पर को क्या कर देता है, कांटा फाड़ देता है, उसके भी पंख को फाड़ देता है। वो भंवर का है वेद देता श्याम कम। और जो भंवरा होता है वो भी फूल का पराग प्राप्त करने के लिए, उसका मकरंद प्राप्त करने के लिए, उसका सुगंध प्राप्त करने के लिए अगर फूल के पास जाता है और जरा भी इधर उधर हुआ तो कांटा तुरंत उस प्यारे भंवरे के शरीर को भी बेच देता है, अर्थात छेद देता है। ये है अंतर फूल और कांटे में। फिर अगली लाइन है, फूल लेकर, अब की कांटे की बात हो गई, फूल क्या करता है, फूल लेकर तितलियों को गोद में भंवर को अपना अंगूठा रस पिला। फूल जो है उस तितली को अपने गोद में लेकर के प्यार करता है और भंवरे को अपना अनूठा रस अर्थात अपना सुगंध प्रदान करता है। निज सुगंधों को निराले ढंग से है सदा देता कली जी की खिला, और उस भंवरे को अपना सुगंध दे करके, अपना मकरंद दे करके, अपना पराग दे करके उसके मन को, उसके हृदय को आनंदित करता है, प्रफुल्लित करता है, अर्थात उसको खुशियां देता है। फूल तितलियों को प्यार करता है, उसके पर को निकलता है, उसको अपना सुगंध देता है। अगर फूल के पास, किसी भी फूल के पास भंवरे जाते हैं तो कांटे की तरह उनका शरीर नहीं बेचता है, बल्कि उनको अपने पास लेकर के और उनको खुशियां बांटता है। फूल के पास बैठ करके भंवरा जो है आराम से उसका पराग का पान कर लेता है, उसके मकरंद को प्राप्त कर लेता है, उसके सुगंधों को अर्जित कर लेता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब दोनों को देखने से क्या होता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कह रहा है कि है खटकता एक सबकी आंख में। अब दोनों का व्यवहार आप देखिए, फूल का भी और कांटा का भी। इसी तरह व्यक्ति भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, कोई फूल की तरह होता है, कोई कांटे की तरह होता है, कोई फूल की तरह व्यवहार करता है, कोई कांटे की तरह व्यवहार करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक ही परिवेश में, एक ही घर में अगर दो व्यक्ति पले हुए हैं तो एक फूल की तरह हो जाता है और एक कांटे की तरह हो जाता है, अर्थात एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है, एक बुरा व्यक्ति बन जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि जो है अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति के बीच में अंतर को बताने का काम किया है, और फूल और कांटे का उदाहरण लेकर के। तो कह रहा है कि जो फूल के समान जिसका व्यवहार होता है उसको सभी लोग पसंद करते हैं, सब लोग सम्मान देते हैं, हर क्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा और ख्याति बढ़ जाता है। लेकिन जो कांटे के समान व्यवहार करता है उसको लोग घृणित निगाहों से देखते हैं, हर जगह उसका निंदा होता है और कोई भी उसे अपनाना नहीं चाहता। तो कह रहा है कि है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। एक जो कांटा है सबकी आंखों में खटकता है, उससे लोग दूर रहना चाहते हैं, और दूसरा जिसके लोग पास रहना चाहते हैं, फूल के लोग पास रहना चाहते हैं, और वो फूल देवताओं के शीश पर भी चढ़ जाता है और उनकी सुंदरता को बढ़ाता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर,
किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसमें कवि का कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति चाहे कितना हो बड़े खानदान में पला बढ़ा और जन्म लिया हो, लेकिन उसके बड़प्पन में अगर किसी प्रकार की कमी होगी तो वो निंदा का पात्र होगा, उसको समाज में कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। अर्थात बड़े कुल में जन्म लेने से, बड़े घराने में जन्म लेने से आपको सम्मान और प्रतिष्ठा यश नहीं मिलेगा। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लोगों के बीच में आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तब आपको लोग सम्मान देंगे। ठीक उसी तरह से फूल और जो कांटा है, फूल जो है लोगों को सम्मान देता है, लोगों को खुशियां बांटता है, और कांटा जो है लोगों को परेशानियां बढ़ाता है, लोगों को बाधा पहुंचाता है, कष्ट देता है। उसी तरह से अच्छे लोग, उसी तरह से जो अच्छे लोग होते हैं लोगों को खुशियां बांटते हैं, लोगों का मदद करते हैं, सामाजिक कार्यों में सहयोग करते हैं। और जो बुरे लोग होते हैं वो कांटे की तरह होते हैं, लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, मौका पाने पर लोगों की गला रेतने का भी काम करते हैं। अब इस तरह कविता का भाव समझ लेंगे, अर्थ समझ लेंगे, तो उसका जो उसके ऊपर जो प्रश्न बनेगा, प्रश्न का उत्तर लिखना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे प्रश्न बन रहा है कि फूल और कांटे के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, तो आप उत्तर में लिख देंगे कि फूल और कांटों के माध्यम से कवि यह समझाना चाहता है कि दूसरों को सुख पहुंचाने वाला फूल के समान लोग होते हैं, और जो दूसरों को दुख पहुंचाता है वो कांटे के समान होते हैं। अर्थात कांटा मनुष्यों को खुशियां बांटता है, नहीं, कांटा मनुष्यों को कष्ट बांटता है, दुख बांटता है, और फूल जो है मनुष्यों को खुशियां बांटता है। कांटा का काम है हमेशा बाधा उत्पन्न करना, फूल का काम है हमेशा लोगों को खुशियां बांटना। फिर आगे दे रहा है कि किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ ये होगा कि मनुष्य चाहे जितना भी बड़े कुल में जन्म क्यों न ले, लेकिन उसके कार्यों के अनुसार ही समाज में उसको सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिलती है। अगर अच्छा कार्य करेगा तो समाज में अच्छा सम्मान, अच्छा प्रतिष्ठा मिलेगा, और कार्य बुरा करेगा तो समाज में उसको निंदा ही निंदा मिलेगा। फिर अगर पूछ लगाया आपसे कि उपर्युक्त काव्यांश का शीर्षक बताइए, तो शीर्षक कविता के भाव से निकाल लेते हैं कि किसके ऊपर कविता लिखा हुआ है। हाँ, इसमें फूल और कांटे के ऊपर जिक्र किया गया है, फूल और कांटे के माध्यम से समझाया गया है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा फूल और कांटा। फूल और कांटा, मतलब फूल और कांटे के माध्यम से अच्छे लोगों और बुरे लोगों के बीच में भेद उत्पन्न करना। फिर एक प्रश्न बन जाता है इस पर, श्याम शब्द के दो अर्थ बताइए। कितना मिनट हुआ? श्याम शब्द के दो अर्थ बताइए। तो एक श्याम माने होता है काला, और एक श्याम माने होता है श्री कृष्ण। श्याम शब्द के दो अर्थ, अर्थ बनेगा श्याम, श्याम माने जाएगा काला, और एक श्याम माने हो जाएगा श्री कृष्ण। तो इस तरह से मैंने आपको जो अपठित गद्यांश और काव्यांश के प्रश्नों को हल करने की विधियां बताया, उसको समझ करके ध्यान में रख करके आप जो है प्रश्नों का उत्तर देंगे तो परीक्षा में आप काफी हद तक अच्छा कर सकेंगे। मुख्य रूप से परीक्षा में जितने अंक के प्रश्न होते हैं उसी के आधार पर उसका उत्तर भी देना चाहिए। अगर 2 नंबर के 2 अंक के प्रश्न हैं तो उसका उत्तर कम से कम 2 से 3 लाइन में लिखिए, और 1 नंबर का प्रश्न है तो उसका 1 से 1.5 लाइन में लिखिए। शीर्षक है तो शीर्षक का उत्तर केवल 3 या 4 शब्दों में देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब क्लास को समाप्त करता हूं और फिर मिलेंगे अगले क्लास पर। तब तक के लिए धन्यवाद।